हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो, तो हमने पिछली क्लास में जो है लिक्विड्स इन मोशन कर रहा था, हमारा चल रहा है अभी भी टॉपिक। उसमें हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तक सीख लिया था, ठीक है। उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हैं आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, राइट। तो शुरू करते हैं। क्या है, किस हिसाब से बात करता है, क्या क्या काम करता है, वगैरह वगैरह, किससे डील करता है, ये हमें मालूम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे तीन टर्म्स जो कि लिक्विड फ्लो में, व्हेन ए लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप, लेट्स से दिस वन, ठीक है। कोई पाइप है, उसमें ये लिक्विड जा रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ज्यूम कर लेंगे हम, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ये हम पिछली क्लास में सब सीख चुके हैं, राइट। तो बस बना लेना बाकी का डिजाइन खुद, समझ गए हैं। लिक्विड फ्लो है इन ए पाइप, ठीक। एक कैसा, मैंने ऐसी पाइप क्यों बनाई, किस तरह से बनाई, क्या देख के लिए, ये फिर बताऊंगा। फिलहाल आपको तीन तरह की एनर्जी टर्म्स सीखनी है, तीन तरह की एनर्जी टर्म्स सीखनी है। वन इज, दो तो आपको पता है, वैसे आपको पता है, पहले लिख लो। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। दूसरी आपको पता है पोटेंशियल, थर्ड आपको पता है काइनेटिक। तो काइनेटिक और पोटेंशियल की बात तो अक्सर ही करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे जो है एक प्रेशर एनर्जी टर्म जो है वो नहीं आ जाती है, ठीक। कैसे होता है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, है ना। वेलोसिटी की वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक हो गई। जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू इट्स हाइट और पोजीशन, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी में ले लेते हैं, राइट। थर्ड कौन सी है, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी में बेसिकली क्या रहता है, नाउ वी आर वर्किंग अगेंस्ट द प्रेशर। उसे प्रेस करना है, लिक्विड को उसे प्रेस करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसमें जो एनर्जी लगती है दैट इज प्रेशर एनर्जी। व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम, बेसिकली Bernoulli's theorem is basically the sum of these energies, the sum of total energy, sum of मत लिखो, total energy लिख लेता हूं मैं, total energy, right। Total energy means the sum of these three types of energies, pressure, potential and kinetic. Per unit mass means pressure energy per unit mass plus potential energy per unit mass plus kinetic energy per unit mass is a constant in a कौन से में, कब कांस्टेंट होगा, इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है हमने पढ़ लिया था। स्ट्रीमलाइन फ्लो किसका होगा, फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, ऑफ एन आइडियल लिक्विड, किसमें, किस पॉइंट पे, एट एवरी क्रॉस सेक्शन, एट एवरी क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। क्या हुआ, इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड, ऑफ एन आइडियल लिक्विड, of an incompressible liquid, the potential energy per unit mass and the sum of the potential energy per unit mass, kinetic energy per unit mass and the potential energy per unit mass remains constant at every cross section, area of cross section. This is basically Bernoulli's theorem, ठीक है। तो इतनी सी बात है, मुश्किल नहीं है, प्रूव करना होगा हमें, प्रूव कर लेते हैं। सीखते हैं कि कैसे ये चीज जो आ रही है, तीनों टर्म्स किस तरह से काम कर रही हैं, उसे देख लेते हैं आप, ठीक है। तो चल जाएगा काम, सीखो यहां से अब। तो इसके लिए हम एक लिक्विड पाइप लेते हैं, लिक्विड लेते हैं इन ए पाइप। पाइप में हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं, देखो यहां पे लेट अस सपोज प्रेशर P1 लग रहा है,
P1 एट दिस एंड, प्रेशर यहां पे क्या लग रहा है, प्रेशर P2 लग रहा है, ठीक है। अगर आप इसकी किसी भी रेफरेंस पॉइंट से हाइट देखोगे, लेट इट बी दिस वन, तो इसकी हाइट जो है वो लेट इट बी h1, और उसी रेफरेंस से अगर दूसरे की हाइट देखोगे इट विल बी h2, ठीक है। इसका एरिया जो है हमने लिया है लेट इट बी स्मॉल a1 एंड दिस बी स्मॉल a2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों एंड्स का हमने ले लिया, a1 a2 ले लिया, ठीक। वेलोसिटी जो हमने लेनी है, लेट अस सपोज द लिक्विड इज एंटरिंग फ्रॉम दिस एंड at p1 velocity and leaving the pipe from this end with p2 velocity। तो ये भी आ गया, a आ गया, b आ गया, और प्रेशर आ गया, हाइट आ गई, डेंसिटी भी मान लो, यहां पे मान लो डेंसिटी ρ1 और यहां पे मान लो ρ2, लेकिन हमने क्योंकि आइडियल लिक्विड इनकंप्रेसिबल लिक्विड टाइप लिया है तो हम दोनों तरफ रो मान सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द वेरिएबल्स, यू नीड टू डिफाइन दीज वेरिएबल्स। आप एक एक करके लिखोगे कि प्रेशर दिस इज P1 इज द प्रेशर एट दिस एंड ऑफ दिस लिक्विड इन द ट्यूब, ठीक है। इस तरह से आपको मेंशन करना होगा, वेलोसिटी भी मेंशन करनी होगी और बाकी की टर्म्स भी मेंशन करनी होगी, राइट। तो यहां तक तो हम पहुंच गए, ठीक भी हो गया यहां तक हमारा काम। अब हम आगे की बात करते हैं कि हमने इसमें लेना क्या है और किस तरह से इससे डील करना है। देखो पॉइंट ये है कि साफ साफ पता लग रहा है कुछ चीजों का, जैसे कि हमने A1 लिया है A2 से बड़ा, ठीक है। तो क्या होगा, V1 होगा V2 से छोटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सीख चुके हैं हम पिछले क्लास में, जिन्होंने नहीं देखा अभी तक वो पिछली क्लास पे जाके सीख लो उसे अच्छे से पहले, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह वगैरह, ठीक। तो ये तो पता लग गया, और H1 जो है ये भी कम है H2 से, ये भी समझ में आती है बात, इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या होगा फिर, यहां तक हो गया, ρ1 इक्वल टू ρ2, ये भी हमें क्लियर है, ठीक है। रो, अब अगर आप लिक्विड को अपने आप फ्रीली छोड़ दो, इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ मोर हाइट टू लेस हाइट, राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने की कोशिश करती है, तो वो अपने आप ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ आता है। अब हम देख रहे हैं दूसरी वाली चीज, यहां पे हम हाइट के बेसिस पे नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रेशर। अगर आप प्रेशर के बेसिस पे कंपेयर करोगे, सो इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर, धक्का मारेगा ना वो, हायर प्रेशर जहां पे होगा ज्यादा धक्का लगेगा, टू लोअर प्रेशर, इस तरह से जाने वाला वो, राइट। और इसका मतलब अगर हम इस तरफ से ले रहे हैं, इट मींस P1 इज ग्रेटर देन P2, वी आर कंसिडरिंग दिस केस, P1 इज ग्रेटर देन P2। हो गया यहां तक, तो स्मूथ है, अब सब कुछ स्मूथ है। अब देखो कि प्रेशर एनर्जी कैसे काम करेगी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे काम करेगी और काइनेटिक एनर्जी कैसे काम करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी देखते हैं सबसे पहले, हम शुरू ही थर्ड वाले से करते हैं, इजी है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट सेकंड में ले सकते हैं, इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पे हमें देखना है कि काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां जाने में वेलोसिटी बढ़ रही है ना, उतना ही मास जा रहा है लिक्विड का, वेलोसिटी बढ़ रही है, V2 is greater, so that means we need to calculate increase in kinetic energy, increase in kinetic energy कितना हो जाएगा, we will write it as half m V2 square, जो बाद वाली काइनेटिक एनर्जी है, माइनस हाफ m V1 स्क्वायर। ठीक हो गया। पर सेकंड लेना है तो हम पर सेकंड भी काउंट करते हैं इसे, तो पर सेकंड लिख देंगे, यही डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, टाइम से 1 सेकंड लिया हमने। हो गया। सेकंड पॉइंट हम ले रहे थे पोटेंशियल एनर्जी,
उसका फॉर्मूला होता है mgh। सेम चीज इसमें भी आ जाएगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सेकेंड जो है दैट विल बी इक्वल टू, हाइट दूसरे वाली ज्यादा है ना, ज्यादा हाइट पे भेज रहे हो, सो इट विल बी mgh2 माइनस mgh1, राइट, mgh2 माइनस mgh1। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई। थर्ड जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे पहले लिखा था जिसे हमने, इसमें हमें काम करना है थोड़ा सा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट सेकेंड, ठीक है। तो इसे निकालना सीखो, इस पे ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यही आप लोगों के लिए मुश्किल होगा क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल से तो बचपन से आप रूबरू हुए हो, आप फैमिलियर हो, प्रेशर एनर्जी ये वाली टर्म थोड़ी सी नहीं हो जाती है। तो एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, वर्क डन, वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन इन डूइंग दैट थिंग। और वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस से। तो हम फोर्स कैसे निकालते हैं, प्रेशर अपॉन प्रेशर इनटू एरिया से, है ना, बिकॉज प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो हम देखते हैं इस पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है जब वो प्रेशर P1 पे जा रहा है, प्रेशर इनटू एरिया करूंगा मैं इसे, है ना, प्रेशर इनटू एरिया। तो जब वो P1 प्रेशर पे जा रहा है और एरिया कितना है, A1 है। दूसरा देखेंगे तो ये हो जाएगा, जब दूसरा देखेंगे तो P2 दूसरे एंड पे A2 हो जाएगा। दिस इज फोर्स, ठीक। हमें निकालना वर्क डन, ध्यान से देखना एक एक स्टेप को, आप इसे एक एक करके लिखोगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा, वर्क डन। वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक हो गया। लेकिन हमें निकालना है वर्क डन पर यूनिट सेकेंड, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट सेकेंड निकालना है। तो वर्क डन पर यूनिट सेकेंड हो गया, मैं यहाँ पे भी टाइम से डिवाइड कर दूंगा। जब इसे डिवाइड करूंगा तो इट विल बिकम velocity, velocity dx by dt is velocity, so this can be written as force into velocity। force कितना है, P1 A1, at end 1 force is P1 A1, right। और अगर आप velocity से मल्टीप्लाई कर दोगे it will be V1। ऐसे ही जब आप दूसरे एंड पे देखोगे it will be P2 A2 V2, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसमें जो है A और V को हमने इकट्ठे में वॉल्यूम लिख दिया था, अगर आपको ध्यान हो पिछली बार में किया था हमने। अब मैं ये फिगर जो है, डायग्राम जो है वो इरेज कर रहा हूं, ठीक है, बिकॉज आई नीड सम स्पेस हियर, सो आई एम इरेजिंग इट, राइट। तो चलो अब इधर वाले एंड को देखो, तो व्हाट इज प्रेशर एनर्जी, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट सेकेंड, व्हाट इट विल बी, इट विल बी, पहले प्रेशर ज्यादा था और दूसरे में कम था, हमने लिखा था ना P1 इज ग्रेटर देन P2, दैट मीन्स ऊपर जाने में प्रेशर जो है कम की तरफ जा रहे हैं हम, फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर मूव कर रहे हैं हम। तो यहां पे होगा फर्स्ट वाला जो है माइनस सेकेंड वाला जो है A2 V2, और इसे आप अगर वॉल्यूम लिख दो, दोनों को बराबर लिख दो, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक हो गया, सिंपल है। सो व्हाट इज द डिक्रीज, दिस इज डिक्रीज, व्हाट इज डिक्रीज इन pressure energy, what is decrease in pressure energy, this is P1 minus P2 into V per unit second, of course, ठीक है। what is increase in kinetic energy, this one, what is increase in potential energy, this one। so ये increase आया कहां से आया होगा, इसी pressure energy से आया होगा। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो कम हो रही है थोड़ी सी, दूसरी दो फॉर्म्स जो हैं काइनेटिक और पोटेंशियल वो इंक्रीज हो रही है थोड़ी सी। सो दिस इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, कि एक में जितना डिक्रीज है उतना ही दूसरे में इंक्रीज होना चाहिए। इसे आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से भी
बोल सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी यही है। दिस डिक्रीज मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज इन बाकी सभी फॉर्म्स में जितना भी हो, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो हो गया। अब इक्वल रख दो, कितना आ जाएगा, देखो कितना आएगा। इट विल बी P1 माइनस P2 V इज इक्वल टू हाफ M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस M G H2 माइनस H1। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। मैं अभी रेज कर रहा हूं इस साइड से, कोई स्टेप रह गया हो, कोई दिक्कत रह गई हो तो बता देना मुझे, हम उसे दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। वैसे बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। आपने एक एनर्जी की फॉर्म लिखी, उसे आपने इंक्रीज देख लिया, दूसरी फॉर्म लिखी, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज जो हुआ वो देख लिया, और तीसरी फॉर्म लिखी, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज जो हुआ वो भी देख लिया, और बाद में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के आपने कहा कि ये तीनों तो बराबर होंगे जी, क्योंकि टोटल एनर्जी लॉस हमने नहीं लिया। ठीक है, और वहां से आपने ये रिजल्ट निकाल लिया। इसे ही आप 1 1 वाली टर्म्स इधर कर दो, 2 2 वाली उधर कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा P1V प्लस हाफ M V1 स्क्वायर प्लस M G H1 इज इक्वल टू, नीचे लिख रहा हूं P2V, ये वाली नेगेटिव वाली टर्म उधर जाके पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव वाली टर्म इधर आके पॉजिटिव, और बाकी सब सेम, प्लस MV2 स्क्वायर प्लस MgH2, हम यहां लिख देंगे MgH2। ठीक है, और जब आपको पता है, जब एक तरफ सारे 1 1 1 दूसरी तरफ 2 2 2, तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा कि ये जो है, अगर आप ये इक्वेशन हटा भी दो तो इसकी जगह आप लिख सकते हो, यहां से भी 1 1 1 डिलीट कर दो, ये हो गया, ये हो गया इरेज, और ये हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, इसी की 2-3 फॉर्म्स हमने करनी है। ये हो गया, पर हमने डिफाइन कैसे किया था, दिस इज टोटल एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो हमें मालूम था। हम लिख रहे थे इसे टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। सो लेट्स डिवाइड इट बाय मास, डिवाइड बाय मास, कितना हो जाएगा, हो जाएगा V P डिवाइडेड बाय मास, और ये जो अपॉन में V है ना, मल्टीप्लाई में V है, इसे मैं यहां पे V में ले गया, ध्यान रखना, प्लस हाफ MV स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास प्लस MgH डिवाइडेड बाय मास, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट, दिस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। हो गया। अब मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, तो हम इसे लिख देंगे P बाय रो प्लस M से M कट जाएगा, हम इसे लिख देंगे, पहले मैं उसे टर्म को लिख दूं, पोटेंशियल एनर्जी टर्म को, हमने फर्स्ट पे लिया था प्रेशर एनर्जी, दूसरे पे पोटेंशियल एनर्जी, तीसरे पे काइनेटिक एनर्जी, M से M कट जाएगा, दैट विल बिकम GH प्लस थर्ड टर्म क्या है, M से M कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 V स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, मींस बर्नौलीज थ्योरम इज प्रूव्ड, राइट। So total energy per unit mass is conserved, is constant. This is another consequence of total conservation of energy. That's it, nothing more than that. आपको तीनों एनर्जी लेनी आती होनी चाहिए, सारे वेरिएबल्स को डिफाइन करना आता होना चाहिए, और उससे छोटी छोटी सिंपल सिंपल इक्वेशंस हैं वो निकालनी आती होनी चाहिए। खत्म हुई कहानी, सिंपल है, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। It's very easy to deal with, right? It's very easy to deal with this. चलिए, तो ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है बर्नौलीज थ्योरम की, ठीक है। अगर इसे ही
नेक्स्ट स्टेप देखो, अगर इसे ही हम g से और डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कितना बन जाएगा p बाय रो जी, p बाय रो जी प्लस gh से h बच जाएगा बस, और ये हो जाएगा 1/2 v स्क्वायर अपॉन g. दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, दिस इज अ कांस्टेंट, अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. सीखने वाली क्या बात है इसमें, सीखने वाले हैं इनके नाम. दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड, प्रेशर हेड. ये हेड की फॉर्म में हमने इसे लिख लिया, ये है ही हेड. ये कौन सा है, ये ग्रेविटेशनल हेड. ये कौन सा है, यस दूसरा होगा ग्रेविटेशनल हेड. तीसरा कौन सा होगा, इसमें वेलोसिटी दी हुई है, सो इट विल बी वेलोसिटी हेड. तो अगर आप बर्नौलीज थ्योरम को ऐसे डिफाइन करो, द सम ऑफ द प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड is a constant, it's okay. This is another form of Bernoulli's theorem, right? सिंपल था. अच्छा चल, इसी में नेक्स्ट केस, एक और केस लेते हैं. अगर हम हॉरिजॉन्टल ट्यूब ले लें, हॉरिजॉन्टल, राइट, हॉरिजॉन्टल ट्यूब का मतलब है बिल्कुल ऐसे फ्लैट, ऐसे ले लिया हमने, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमने H1 जितना लिया उतना ही H2 हो गया. अगर H1 इज इक्वल टू H2 हो गया, अगर H1 इज इक्वल टू H2 हो गया, तो क्या बनेगा, कहीं से भी H वाली टर्म को इलिमिनेट कर दो, ठीक है, चाहे यहां से इलिमिनेट कर दो और चाहे यहां से कर दो, इधर से कहीं से भी H वाली टर्म को इलिमिनेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. मैं इस वाली टर्म से इलिमिनेट कर रहा हूं, ऊपर वाले में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो ये वाली टर्म जो है ये खत्म हो गई, ठीक है. रो से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर, रो से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर, तो क्या होगा ये, दिस विल बी 1/2 रो वी स्क्वायर, रो वी स्क्वायर, ठीक है. This is another form of Bernoulli's principle. P plus half rho v square is a constant. इसमें हमें एक और बात फिक्स सीखने को मिली, बड़ी अच्छी बात सीखने को मिली, कि जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी, जहां पे प्रेशर कम होगा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, और दोनों का सम भी कांस्टेंट आ रहा है. इट मींस दोनों में से एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम हो जाएगा, एक ज्यादा तो दूसरा कम, ठीक है. तो ये भी एक और फॉर्म है, इसे भी बड़े अच्छे से समझना है आपने. दैट्स इट, दीज वर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. यहां तक हमने कर लिया है. इसके बाद हम अगला पार्ट सीखते हैं. यहां तक का मैथमेटिक्स था आपको सारा. अगर ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर हैं तो फिर आप बड़ी खूबसूरती से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो. अगर इसमें किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आपको क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत रह जाएगी, ठीक है. तो ध्यान से चलो हम आगे बढ़ते हैं. हमने दो चीजें और सीखनी है बर्नौलीज थ्योरम से. मैथमेटिक्स तो कर लिया, थ्योरम समझ ली, थ्योरम का प्रूफ भी कर लिया, है ना. अब इससे दो चीजें और सीखेंगे विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो उनकी बात कर लेते हैं. कौन कौन सी दो चीजें होंगी. अब पहला लिमिटेशन, कि हमने इतनी स्मूथली ले लिया, इतना स्मूथली ये होता है क्या, आराम से ऐसा ही हर जगह वैलिड है कि कहीं कहीं पे वैलिड है. तो पहला पॉइंट जो हमने सीखना है वो क्या है, वो है लिमिटेशन. इसकी लिमिटेशन कौन कौन सी हैं हमने ये सीखना है. लिमिटेशन में देखो क्या होगा. पहला पॉइंट लिमिटेशन में हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की. हमने पाइप ली, पाइप में थ्रू आउट क्या किया, यहाँ पे V1 यहाँ पे V2, बात खत्म. थ्रू आउट वेलोसिटी हम ले रहे हैं कांस्टेंट, के अंदर जो है सारा फिक्स है. लेकिन आपको पता है कि वेलोसिटी जो है
वो कौन सी वाली ले, v1 वाली ले, v2 वाली ले, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी। तो यहाँ पे जो है कॉर्नर्स पे जो है वेलोसिटी कम होती है और सेंटर में जो है जो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। हमने पढ़ा था ना विस्कोसिटी की डेफिनेशन के टाइम पे भी कि जब आप उसे स्टिर करते हो, पानी को हिलाते हो, तो जो ग्लास के साथ कांटेक्ट में होते हैं वो वाला उनकी वेलोसिटी जो है वो कम होती है और स्लो होते हैं, जो अंदर होते हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी की बात बताई नहीं कि कौन से वाली वेलोसिटी ले रहे हो, तो एक बात पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पे अंदाजा मीन वेलोसिटी ले लेते हैं, एवरेज, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, उसमें कुछ ऊपर नीचे करेक्शंस करी जा सकती हैं। तो एक तो ये लिमिटेशन होगी। दूसरा पॉइंट हम क्या लें, हमने कहीं पे भी लॉस ऑफ एनर्जी को काउंट नहीं किया ना, एनर्जी हमने पूरी की पूरी कंजर्व करवा दी। हालांकि होता क्या है, होता ये है कि काइनेटिक एनर्जी जब वो फ्लो कर रहा होता है तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो इसमें वेस्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में वेस्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने विस्कोसिटी की बात की, कहीं पे लिक्विड की विस्कोसिटी, एक विस्कस फोर्स लगता है उसमें जो उसे रोकने की कोशिश करता है, सीखा हुआ है, पर इसमें तो बात ही नहीं की कोई। उसके बाद अगर ये पाइप में जो है वो कर्वेचर हुआ, किसी भी तरह का कर्वेचर हुआ, कर्व हुआ, तो उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो लगेगा। हमने तो उसकी बात भी नहीं की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, है ना। तो ये भी एक कमी है, ये भी एक लिमिटेशन है कि अगर आपने इसको काउंट किया तो आपको इस फोर्स को लेना चाहिए, पर हमने नहीं लिया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी मीन्स छोटी नहीं है, इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली आप जब इन चीजों को करोगे तब ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब तक आप इन्हें प्रैक्टिकली नहीं कर रहे तब तक हम बुक में जब हम समझ रहे होते हैं आर्टिकल को, जब हम किसी नई चीज को समझते हैं तो हम आइडियल केस लेके चलते हैं कि ऐसा 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 सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में आपको जो समझना है, जो करना है वो परफेक्ट है, लेकिन आपको लिमिटेशन का पता होना चाहिए कि कहां पे कौन सी चीज सही की जा सकती है। और लास्ट पॉइंट, एप्लीकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा यूजफुल है। बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन कहाँ है, ठीक है। तो जब जहां पे भी मोशन होगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से या वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से एक मोशन एक डायरेक्शन को सपोर्ट करेगा, वहां पे हम बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल रूफ्स, छत जो है वो कई बार तूफान आ जाए अगर, तो छत भी उड़ जाती है, पूरी की पूरी छत, इट जस्ट ब्लोज ऑफ, ठीक है। क्यों? देखो क्यों, क्योंकि ये अंदर कमरा है, अंदर कमरे में एयर है, बाहर भी एयर है, एयर की वेलोसिटी बाहर जो है वो डिफरेंट है, क्या होगी, ज्यादा होगी, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं अगर, अंदर जो है वेलोसिटी कम है, ठीक है, क्योंकि अंदर एयर स्टिल एयर टाइप है। वेलोसिटी जहां ज्यादा वहां प्रेशर कम, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, और जहां वेलोसिटी कम वहां प्रेशर ज्यादा। और फिर वो क्या करेगी, एयर ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, तो वो पूरी की पूरी छत लेके उड़ सकती है साथ में। ऐसा होता है जहां पे बर्नौलीज थ्योरम है। ट्रेन्स में दूसरी एग्जांपल है, ट्रेन्स में एक व्हाइट पट्टी बनी होती है ना प्लेटफॉर्म के पास, एक येलो कलर की पट्टी बनी होती है। दैट स्ट्रिप बेसिकली मींस कि इस लाइन से पीछे खड़े रहे, बच्चों को पीछे खींचते भी हैं, कहीं को आदत होती है ना झुक झुक के, आ रही है कि नहीं, आ रही है कि नहीं, ट्रेन देखते हैं, आ रही है ट्रेन, आ रही है, क्यों करते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, हालांकि उससे जल्दी नहीं आने वाली, पर देखेंगे फिर भी वो लाइन के पीछे खड़ा करने को बोला जाता है, या पेरेंट्स हाथ खींचते हैं बच्चों का, क्यों खींचते हैं, बर्नौलीज थ्योरम की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेन चल रही है, एक साइड पे ट्रेन आ जाएगी तो वेलोसिटी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों साइड पे, ठीक है। एक साइड पे ट्रेन आ रही है, बहुत तेज वेलोसिटी है, बहुत कम प्रेशर होने वाला है, दूसरी साइड पे आपकी बैक साइड पे मैं ट्रेन की तरफ खड़ा हूं, ट्रेन आने वाली है, यहां से वेलोसिटी प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, और मेरे पीछे जो हवा है उसकी वो स्लो है, उसकी वेलोसिटी कम है, तो उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होने वाला है, तो मेरे को बेसिकली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वो पुश करेगा, धक्का मारेगा, ठीक है।
तो उस वजह से भी गिरने के चांस रहते हैं, वो धक्का मारता है क्योंकि प्रेशर हाई टू लो। सेम रीजन है सेलिंग ऑफ अ बोट। अगर बोट में जो है, जो बोट्स जो होती हैं, जो शिप्स होती हैं, अगर वो पास पास हो एक दूसरे के, समंदर में जहाज चल रहे हैं टाइटैनिक टाइप, अगर दो एक पास हो एक दूसरे के, तो उनके बीच में जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, प्रेशर बहुत कम होगा, और जो दोनों के बाहर की साइड पे प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो वो एक दूसरे को पुश करेंगे, धक्का मारेंगे एक दूसरे को, धक्का मारेंगे तो वो क्या होगा, आपस में कोलाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज आ जाती है। वन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस इज एयरफॉइल। एयरफॉइल ले लो या एयरलिफ्ट ले लो, एरोप्लेन ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। काम कैसे करते हैं वो देखो, अगर आप एरोप्लेन को ध्यान से देखोगे तो उसके जो विंग्स बने होते हैं, जो पंख, जो जहाज के पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, वो एक स्पेशल शेप बनाई होती है। बर्ड्स के भी विंग्स स्पेशल शेप्स होती है उनकी। स्पेशल शेप कैसी होती है, नीचे से तो वो फ्लैट रखते हैं बिल्कुल, ठीक है, और ऊपर से थोड़ा सा कर्वेचर डाल देते हैं, कर्व कर देते हैं, कर्व कर देते हैं। कर्वेचर डालने से क्या होता है, जब एयर उन्हें कट करती है, ठीक है, तो नीचे से तो वो फ्लैट जा रही है, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से क्या होगा, कर्वेचर के पास वो टाइट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, क्योंकि उतनी जगह में निकलना उसे क्रॉस करने के बाद। जब वो टाइट होगी तो उसका एरिया जो है वो कम हो जाएगा, वेलोसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, और वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर नीचे जो है वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, एयर प्रेशर, और ऊपर जो है वो कम हो जाता है, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से बर्नौलीज थ्योरम वो उसे ऊपर को लिफ्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज काम करती है। सो वी हैव अ नंबर ऑफ गुड एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, बहुत सारी हैं, बहुत सारी जगहों पे आप देख सकते हो, जहां पे भी आपको एयर फ्लो या लिक्विड फ्लो दिख रहा हो वहां पे ये थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक हो गया, सिंपल टॉपिक है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्टिंग तो हद ही है, बहुत है, क्योंकि बहुत सारी डेली लाइफ की चीजें भी सीखने को मिलती हैं, और बहुत सारी चीजें हमें कॉन्सेप्ट वाइज बड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। यहां तक का करके आना। आज के समाचार समाप्त हुए, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। ठीक है, तो यहां तक का काम पूरा करके आना। बर्नौलीज थ्योरम, इट्स प्रूफ, इट्स एप्लीकेशंस, इट्स लिमिटेशंस, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 3 तरह की एनर्जी है, प्रेशर, पोटेंशियल, काइनेटिक, उन्हीं के अराउंड घूमती रहती है। प्रूफ डिफिकल्ट नहीं है, अलग अलग फॉर्म्स में लिखना है, पर यूनिट मास, पर यूनिट वेलोसिटी, पर यूनिट डेंसिटी, मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, सिंपल चीजें हैं। चलिए कल करते हैं अगली क्लास में, डाउट्स हो मेरे को बताना, और तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। तब तक के लिए नमस्कार, और अगले लेक्चर में अगली क्लास में मिलते हैं। ओके।